नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप सबको बहुत बहुत बधाई और आपसे ज्यादा आज तक वालों को बधाई, क्योंकि साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदी साहित्य की परंपरा को खास तौर पर आगे बढ़ाने के लिए आपने जो किया है उसको जमाना याद रखेगा। क्योंकि मां बहन तक खींच कर लेकर चले गए आप लोग साहित्य की परंपरा को। यहां तक तो आगे नहीं बढ़ा था हिंदी का साहित्य, लेकिन साहित्य आज तक 3 दिन का जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर, वो तीसरे दिन पूर्णाहुति तक पहुंचते पहुंचते मां बहन की गालियों तक पहुंच गया और बड़े मजेदार तरीके से पहुंचा। नेहरू, गांधी और सावरकर पर बहस रखी गई थी, चर्चा रखी गई थी और वो चर्चा खत्म कहां हुई? मां बहन पर। तो इस परंपरा को यहां तक पहुंचाने के लिए, मतलब साहित्य की परंपरा को यहां तक पहुंचाने के लिए आप में से हर एक से मेरी गुजारिश है कि आज तक का शुक्रिया अदा कीजिए। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या हुआ। एक वीडियो बड़ा वायरल है उस चर्चा का, वो हो सकता है आपकी नजरों के सामने से गुजरा हो, लेकिन मैं अलग किस्म की बात करना चाहता हूं उसी वीडियो के बहाने कि कैसे साहित्य आज तक ने मां बहन की गालियों से साहित्य को समृद्ध किया है। जरा उसको समझिए। 26 नवंबर की तारीख भारत के इतिहास में बड़ी ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि यह वही दिन है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हमारे हाथों में सौंपा था। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उनके हाथों में सौंपा था और वहीं से भारत के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनने का एक सीधा रास्ता हमको मिला और उस पर आज तक हमारा देश चल रहा है। तो लेकिन आज तक के इतिहास में 26 नवंबर की तारीख जो है वो याद किस लिए रखी जाएगी? मां बहन के लिए। तो 26 नवंबर 2023 आज तक के इतिहास की ऐतिहासिक तारीख, नोट कर लीजिएगा। शाम के 5:15 बज रहे थे और एक बहस थी तीसरे स्टेज पर साहित्य आज तक के 45 मिनट की एक चर्चा रखी गई थी और चर्चा का विषय था, जैसा कि मैंने बताया, गांधी, नेहरू और सावरकर। यही चर्चा, गांधी, नेहरू और सावरकर की चर्चा अंतिम में जाते जाते जो साहित्य आज तक की पूर्णाहुति होती है वो मां बहन पर होती है। तो इसमें, इस चर्चा में गेस्ट कौन कौन थे और एंकर कौन था ये समझिए। तो गांधी, नेहरू और सावरकर पर जो चर्चा रखी गई उसमें गेस्ट कौन कौन थे? पहले गेस्ट थे और सबसे वरिष्ठ थे अरविंद मोहन। गांधीवादी हैं, पुराने पत्रकार रहे हैं, दैनिक हिंदुस्तान में काम किया है, बहुत सारी जगहों पर पढ़ाया है, सब लोग जानते हैं। दूसरे गेस्ट थे अशोक पांडे। मूलतः उनका वास्ता साहित्य से रहा है, लेकिन इन दिनों इतिहासकार कहलाते हैं। गांधी, नेहरू और सावरकर पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, वो थे दूसरे मेहमान। तीसरे मेहमान और सबसे जरूरी मेहमान थे, वो थे प्रोफेसर संगीत रागी। अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, पहले ये संघी कहलाना पसंद करते थे। संघ विचारक इनको टेलीविजन चैनलों ने बना दिया और टेलीविजन चैनलों को इन्होंने उनके बड़े प्यारे गेस्ट हुआ करते हैं, क्योंकि ये जहां तक पहुंच जाते हैं ना मां बहन तक, वहां तक दूसरे मेहमानों को पहुंचने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। उनका पूरा ब्यौरा आगे बताऊंगा। और चौथे गेस्ट थे त्रिपुर दमन सिंह, दक्षिणपंथी पत्रकार जो इतिहासकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल साहित्यकारों को इतिहासकार बनना बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक, वे 16 दिन, भारत के संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन की बहस का लेखा जोखा इन्होंने दक्षिणपंथी नजरिए से किया है। और दूसरी किताब इनकी है भारत को परिभाषित करने वाले संवाद, वो भी पार्लियामेंट्री डिबेट पर इन्होंने दक्षिणपंथी नजरिए से लिखा। कोई बात नहीं, वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्य मार्गी, इस तरीके की विचारधाराएं होती हैं, लेकिन मां बहन तक पहुंचना वाकई में एक चौथी धारा है जो कि आज तक के साहित्य, आज तक के मंच पर देखने को मिली। तो मैं उस पर आऊंगा कि हुआ क्या था, लेकिन पहले जरा परिचय सुनिए, बड़ा दिलचस्प है। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी जो हैं, पहले मुझे लगता था कि ऐसे ही प्रोफेसर होंगे, लेकिन वो बड़े वाले प्रोफेसर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। लगभग 25 साल से नहीं, 28 साल से वो पढ़ा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
वो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करते थे महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, फिर एसोसिएट प्रोफेसर 1995 में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए थे। उसके बाद ये एसोसिएट प्रोफेसर हुए और 2014 में संगीत रागी प्रोफेसर हो गए एकदम विधिवत तरीके से। तो उनका मैं प्रोफाइल देख रहा था और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख रहा था, तो ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कोई झोल झाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये इनकी योग्यता है, बहुत सारी काबिलियत है इनके भीतर, बहुत सारे पर्चे लिखे हैं, लेकिन इनकी एक और काबिलियत है। और उनकी एक और काबिलियत जो है, और सबसे बड़ी काबिलियत आप मान सकते हैं प्रोफेसर संगीत रागी का, कि इनका पढ़ने लिखने, पढ़ाने लिखाने, शोध कार्य में एकदम मन नहीं लगता है। जो प्रोफेसर का काम है, आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होते होते पहले बीए पढ़ाना शुरू करता है, फिर एमए की क्लासेस दी जाती है, उसके बाद जब प्रोफेसर बनता है आदमी, तो माना जाता है कि वो रिसर्च को आगे ले जाएगा, शोध को आगे ले जाएगा। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, जो संघी अपने आप को बताते हैं, संघी विचारक, वो क्योंकि प्रचारक तो होते नहीं ना, वहाँ विचारक जो हैं उस आरएसएस में नहीं होते हैं, विचारक एक ही हुए थे, बाबा गोलवलकर, और उसके बाद कुछ और लोग होने की कोशिश किए तो किनारे, क्योंकि कह दिया गया कि जो विचार कर दिया गया है उसी का प्रचार करते रहिए। तो संघ में प्रचारक होते हैं, विचारक नहीं होते, फिर भी ये अपने आप को विचारक कहते हैं। तो इनकी विचार प्रक्रिया को जरा समझिए कि 2014 में ये प्रोफेसर हुए और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बताती है कि इन्होंने आज तक 2 एमफिल कराई है, और 2 जो है, हालांकि अब एमफिल बंद ही हो गया है, पीएचडी 4, आज तक इन्होंने एक भी पीएचडी नहीं कराई है। 2014 में ये प्रोफेसर हो गए थे, 23 हो रहा, 10 साल में ये एक भी पीएचडी नहीं करा पाए, 4 ही इन प्रोग्रेस है, जबकि एक प्रोफेसर जो है वो 12 लोगों को पीएचडी करा सकता है, लेकिन 4 ही इनके अंडर में। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीएचडी कराना पसंद नहीं करते। अब चूंकि ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के, तो इन पर कोई दबाव भी नहीं डाल सकता कि आप क्यों पीएचडी नहीं कराते। तो ये पीएचडी नहीं कराते क्योंकि इनका पीएचडी कराने में मन नहीं लगता। जो लोग भी पढ़ने लिखने में जिनका मन नहीं लगता, पढ़ाने लिखाने में जिनका मन नहीं लगता, ऐसे वाले अध्यापक ना वो टेलीविजन चैनलों पर कथा बांचने लगते हैं। तो ये कथावाचक प्रोफेसर है। लेकिन अब आइए साहित्य आज तक पर क्या हुआ। बहस चल रही थी, चर्चा चल रही थी, किस पर? गांधी पर, नेहरू पर, सावरकर पर। और जैसे ही सावरकर को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा, वैसे ही एंकर तमतमा उठी, उनकी भंगिमाएं देखने लायक थी। संगीत रागी तो तमतमाए ही, और ये त्रिपुर दमन सिंह तो तमतमाए ही, लेकिन सबसे ज्यादा तमतमाहट जो है वो एंकर चित्रा त्रिपाठी के चेहरे पर देखने को मिली। और जब आपका एंकर, आपका पत्रकार, सवाल पूछने वाला पढ़ा लिखा न हो, इतिहास को लेकर वाकिफ न हो, और उसको ढोंग भी करना है कि वो पढ़ा लिखा है, वो जानकार है, वो समझदार है, तो वो अपने सवाल तो पढ़े लिखे आदमी की तरह वीव करना चाहता है, अपना स्ट्रक्चर तो उस हिसाब से तैयार करता है, लेकिन सामने से जब जवाब आता है और जवाब आपकी उम्मीदों के खिलाफ आने लगता है, तो आपकी सारी जो तैयारियों का जो नाटक है वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। यही हुआ साहित्य आज तक के मंच पर 26 नवंबर संविधान दिवस की शाम 5:45 के आसपास की बहस चल रही थी कि सावरकर ने माफीनामा लिखा। यह तो फैक्ट है, इतिहास में लिखा हुआ है, सावरकर के सिग्नेचर के साथ है। इसको तो संघी भी नहीं झुठलाते, वो ये कहते हैं कि इन परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में लिखा। लेकिन ये तो संघी भी नहीं झुठलाते कि हमारा सावरकर जो है वो माफी वीर था। वो हम लोग तो वैसे ही वीर कह देते हैं, लेकिन असल में वो माफी वीर था। तो जब अशोक पांडे ने इसका प्रतिवाद किया सावरकर को वीर कहे जाने का, और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने 6 माफीनामे लिखे, तो चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि अच्छा ये बताइए अशोक जी कि माफीनामा तो नेहरू जी ने भी लिखा था। अब ये वाला फैक्ट जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें तो ये कि साहित्य आज तक ऐसे माँ बहन तक पहुंचा, उसका योगदान समझ में आएगा। फिर ये समझ में आएगा कि जब एंकर आपका साहित्य को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है और उसको जब फैक्चुअली दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है, तो कैसे ये चर्चा माँ बहन तक पहुंच जाती है। तो ये कहा गया कि सावरकर जो है उन्होंने माफी मांगी थी, और तो चित्रा त्रिपाठी ने यह कहा कि नहीं, सावरकर तो माफी मांगी थी, ये बात सच है, लेकिन उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि माफी तो नेहरू जी ने भी मांगी थी, तो माफी मांगने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
सावरकर ने ये बात ठीक है कि अंग्रेजों के पैरों में गिरकर मांगी थी, 6 बार मांगी थी, बार बार मांगी थी, और नेहरू ने एक ही बार मांगी थी, लेकिन माफी मांगी थी नेहरू जी ने भी, तो इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो चित्रा त्रिपाठी ने यह कहा कि माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता। अशोक पांडे से यह सवाल किया, शब्दशः कह रहा हूं कि माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता। इस पर अशोक पांडे कहते हैं कि नेहरू का एक भी माफीनामा नहीं था। उसके बाद जरा गौर कीजिएगा, चित्रा त्रिपाठी ने यह कहा कि ना 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 ना, ऐसे नहीं, मैं रिसर्च करके आई हूं, पूरा पुख्ता रिसर्च, एकदम पत्रकारिता में पीएचडी करके आई हूं सवाल पूछने में, और इतिहास में तो पोस्ट पीएचडी वाला भी मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ के सुना देती हूं, जब मैं रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने यह आया। गौर किया आपने, बाकायदा रिसर्च करके आई थी। और रिसर्च, भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी तो रिसर्च होता ही होगा ना, उसमें भी तो पीएचडी लोग कराते होंगे ना, उसका वाला भी तो डॉक्टरेट मिलता होगा ना। तो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जितनी पीएचडी होगी वो आज तक के एंकरों ने सब हथिया ली, बाकियों के लिए तो बचा ही नहीं। ये इतिहास के बड़े बावन वीर हैं, आगे आपको बताऊंगा। तो चित्रा त्रिपाठी ने जो पढ़कर सुनाया मोबाइल देखकर, वो मैं आपको सुनाता हूं। नाभा रियासत में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी, और इसके बाद नेहरू ने माफी मांगी और 2 हफ्ते के भीतर वो बाहर भी आ गए। ये माफीनामा चित्रा त्रिपाठी ने प्रेजेंट किया एक फैक्ट के तौर पर पैनल के सामने, साहित्य आज तक के मंच पर। शाम को 26 नवंबर की तारीख थी। इस पर अशोक पांडे ने उनको दुरुस्त करने की कोशिश की, कहा कि नहीं, नाभा रियासत वाली जो बात है वो नेहरू ने सिर्फ अपनी आत्मकथा में लिखा, उसका कहीं और जिक्र नहीं मिलता। लेकिन आपका पहला ही तथ्य गलत है, क्योंकि वो औपनिवेशिक शासन नहीं था, वो रियासती शासन था। अब चित्रा त्रिपाठी को ट्यूशन लेना पड़ेगा अलग से, ये अशोक पांडे ने गड़बड़ कर दिया कि रियासती शासन और औपनिवेशिक शासन, उनको दोनों एक ही लगता होगा, तभी उन्होंने औपनिवेशिक और रियासती को एक में मिला दिया। तो खैर, ट्यूशन की व्यवस्था इन दिनों बड़ा कम उपलब्ध है इतिहास का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आने के बाद। तो ये कहा कि मोतीलाल नेहरू ने ये बाकायदा आत्मकथा, अगर चित्रा त्रिपाठी ने कोई किताब पढ़ी होती इस तरीके की, नेहरू ने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि वो घटना क्या थी। इसके लिए संघी लिटरेचर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये सब पढ़ना पड़ता है ना, दिक्कत होती है नहीं पढ़ने पर। तो ये कहा अशोक पांडे ने कि मोतीलाल नेहरू ने कहा, उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी जो है उसमें लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि माफीनामा लिख देते हैं, कुछ जाता नहीं है, बात को खत्म करते हैं। इस पर नेहरू नाराज हो जाते हैं और वो ये कहते हैं अपने पिता के सामने कि किसी तरीके के माफीनामे की कोई जरूरत नहीं है। चित्रा त्रिपाठी का चेहरा सफेद, क्योंकि वो तैयारी नहीं थी। उनको लग रहा था कि वो तो रिसर्च करके आई हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला रिसर्च हुआ तो क्या हुआ, है तो रिसर्च, इस पर सामने वाला धराशायी हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने, अशोक पांडे ने जब चर्चा कर दी कि नहीं, ऑटोबायोग्राफी में सिर्फ एक जगह जिक्र है और सही जिक्र ये है, अब वो ऑटोबायोग्राफी पढ़कर तो आई नहीं थी, नेहरू के भाषण पढ़कर भी नहीं आई थी, उनके संदर्भ पढ़कर भी नहीं आई थी, पलट कर भी नहीं आई थी। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने ये नहीं भेजा था कि जब ये वाला सवाल आपके सामने कोई सही फैक्ट रख दे तो आपको कैसे संभालना है अपने आप को। तो चित्रा त्रिपाठी लड़खड़ा गई। तो उन्होंने ये कहा, अपने ऊपर छोड़ दिया, बोला उधर वाले सहमत नहीं है, संगीत रागी की तरफ बढ़ गई। इसके बाद कैसे बात मां बहन तक पहुंच जाती है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि उधर वाले सहमत नहीं होते। जब एंकर अपने रिसर्च पर रहता है और उसका रिसर्च गलत साबित हो जाता है तो ये कहता है कि उधर वाले, मतलब सहमत नहीं है। जो इतिहास क्या है, तथ्य ही तो है ना, वो सिलसिलेवार ब्यौरा है इतिहास की घटनाओं का, पुरानी घटनाओं का। तो जब आपका ब्यौरा ही गड़बड़ हो जाए तो ये कहते हैं सहमत नहीं होते, जैसे इतिहास सहमति और असहमति से तय हो जाएगा। मैडम, इतिहास जो है ना वो विचार नहीं है, वो बाकायदा कोलैबोरेशन है तथ्यों का। तो करेक्ट योर फैक्ट्स। तो अशोक पांडे कहते हैं कि नहीं, सहमति असहमति का सवाल नहीं है, आप तो ये बताइए कि अगर ऐसा कहीं हुआ है तो कहीं तो होगा ना वो माफीनामा, सावरकर की तरह, उनके 6 माफीनामों की तरह कहीं तो कोई रिकॉर्ड में होगा। पन्ना पलट लीजिए, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, तो आप दिखा दीजिए। 10 साल से ढूंढ रहा हूं, कहां है वो माफीनामा। तो चित्रा त्रिपाठी कहती है कि नहीं, मेरे पास अभी तो नहीं है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भेजना भूल गए होंगे आज तक के लोगों को। अच्छा, आज तक के एंकरों का जो इतिहास ज्ञान है ना, वो बड़ा कमाल का है।
एक उनके बड़े पुराने और स्टार, क्योंकि साहित्य आज तक वाले कहते हैं हिंदी के सितारों का महाकुंभ, वो हिंदी के साहित्यकारों का महाकुंभ नहीं कहते, वो सितारों का महाकुंभ कहते हैं। तो ऐसा ही एक सितारा छांट के जो नगीना निकाला है आज तक वालों ने, वो है सुधीर चौधरी। इसी सुधीर चौधरी ने 15 अगस्त के रोज कह दिया था कि 1915 में गांधी ने आजादी भीख में अंग्रेजों को दे दी थी। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले इतिहासकार अरुण पुरी जी और कलीपुरी जी ने एकदम छांट छांट के नगीने ढूंढे हैं। तो सुधीर चौधरी को यह नहीं पता कि गांधी तो आए ही थे भारत 1915 में विधिवत तरीके से, तो भीख में देने का या दान में देने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और उसके बाद आए तो वो साल भर 1.5 साल तक तो वो पूरा भारत घूमते रहे रेलगाड़ियों में, तो अंग्रेजों के साथ तो निगोशिएशन में वो गए ही नहीं थे। तो ये बात कहां से आई? लेकिन जब ये इतिहास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, जब चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी वाले जब आज तक सब जमा हो गए, एक आदमी लिख कर देता है सुधीर चौधरी को कि पढ़ो कि आजादी भीख में दे दी थी, और सुधीर चौधरी पढ़ देते हैं। इसी तरीके से चित्रा त्रिपाठी को कोई रिसर्च दे देता है कि देखो जी नेहरू जी ने माफी मांगी थी नाभा रियासत के कहने पर, तो वो एकदम बाकायदा मंच पर लाइव टेलीकास्ट में पढ़ देती हैं। तो उनको कहना पड़ता है कि अभी तो इसके बाद क्या होता है। चित्रा त्रिपाठी जब लड़खड़ा जाती हैं तो बहस को खत्म करने की कोशिश करती हैं, और वो कहती हैं कि नेहरू हो, सावरकर हो, इनको स्वीकार तो करना पड़ेगा, तरह तरह की बात। इसी के बाद जो प्रोफेसर साहब हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, वो तमतमाए हुए कहते हैं, वो अशोक पांडे की तरफ इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि अनएजुकेटेड मैन जो गलत तरीके से कोट करता है, अनएजुकेटेड कहते हैं। चलिए ठीक है, अनएजुकेटेड कहना, अनपढ़ कहना, जाहिल कहना, गवार कहना, चलिए मान लिया आपने कह दिया। इस पर अशोक पांडे जवाब देते हैं, क्योंकि जब संगीत रागी ने उनको अनएजुकेटेड कह दिया, जबकि वो फैक्चुअली दुरुस्त है और संगीत रागी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले गलत थे। इस पर अशोक पांडे कहते हैं कि सफेद झूठ केवल इडियट्स बोलते हैं, केवल इडियट्स बोलते हैं, मूर्ख, जाहिल, आप कह सकते हैं इडियट्स। चलिए एक स्टेप, कैसे साहित्य आज तक मां बहन तक पहुंचा, लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ, क्योंकि साहित्य की जो समझ है आज तक की, वो शायद यही कहती होगी, तभी तो ये हुआ कि जब तक वो मां बहन तक नहीं पहुंचे ना, वो साहित्य का एकदम निचोड़ नहीं निकलता। तो साहित्य को निचोड़ तक साहित्य आज तक वालों ने मां बहन तक पहुंचाया है। इसके बाद ये कहते हैं अशोक पांडे कि सफेद झूठ केवल इडियट्स बोलते हैं। तो प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि मां के गर्भ से ही गाली सुनकर आए थे क्या? अशोक पांडे की मां को लपेट लेते हैं प्रोफेसर संगीत रागी, और चित्रा त्रिपाठी एक बार भी नहीं कहती कि नहीं ये एंटी वेमेन है, ये वेमेन डिग्निटी के लिए ठीक नहीं है, आप इस तरह की भाषा, इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं आपको नहीं करने दूंगी। चित्रा त्रिपाठी की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, जबकि संगीत रागी ये कहते हैं मां के गर्भ से ही गाली सुनकर आए थे क्या? ये है साहित्य आज तक के लास्ट शो का ये लास्ट कंक्लूजन। इसके बाद अशोक पांडे तमतमाए हुए कहते हैं कि आप शायद पैदा होने के बाद पहला शब्द आपने गाली ही निकाला होगा, इसलिए आप इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन यह कहना कि मां के गर्भ से गाली सुनकर आए थे क्या, यह साहित्य आज तक में हुआ है, और साहित्य आज तक को इस गालीबाजी के लिए याद रखा जाएगा। और इसलिए नहीं याद रखा जाएगा, साहित्य आज तक और आज तक के लोग यह कहकर नहीं निकल सकते कि यह गेस्ट ने कहा था, यह गेस्ट की बात नहीं थी, आपके एंकर ने, वो इतना सेंसिटाइज्ड नहीं था, वो विमेन डिग्निटी उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी समझ में नहीं आया कि यह दरअसल पूरी महिला बिरादरी का अपमान है। एक आदमी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया और आपकी एंकर जो खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उसने इसका प्रतिवाद नहीं किया, यह गलत है। यह तो चलिए आपका गेस्ट पर कोई नियंत्रण नहीं था, बोल सकता है, लेकिन आपके एंकर को प्रतिवाद करना चाहिए था कि आपको हम मां तक तो नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए आप सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेम। इसके बाद कहने को कुछ नहीं बचता। इंतजार कीजिए उस दिन का जब साहित्य के ऐसे मंचों पर मेहमान आपस में और गेस्ट एक दूसरे पर लात, जूता, चप्पलें चलाएंगे और इस शो को
हिट बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।